कंप्लीट इंडियन पॉलिटी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कोर्स है और इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कवरेज हो रहा है। तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देखिएगा, इससे आपके पॉलिटी पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अभी पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। तो आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको इसके नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप वेबसाइट में जाकर कर सकते हैं www.dhammaofupsc.com। यहाँ पर आप नोट्स पढ़ भी सकते हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चन है इनको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1793, अब इसके फीचर्स क्या थे? इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर्स गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज। तो 1786 एक्ट जो हमने पढ़ा था उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 डिमांड्स रखी थी। उसमें से एक डिमांड ये भी थी कि उसको ओवरराइडिंग पावर्स दी जाए एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी उसके कंपैरिजन में। तो वो जो ओवरराइडिंग पावर्स उसको मिली थी इस एक्ट के द्वारा वो सारे फ्यूचर गवर्नर जनरल्स और गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज उनको अलॉट कर दी गई। यानी अब गवर्नर जनरल के पास जो पावर सेंट्रलाइज पावर आई थी वो एक्सपैंड कर दी गई टू ऑल द फ्यूचर गवर्नर जनरल्स। देन इट गेव गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसका मतलब ये था कि अब जो वो दो और प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे और मद्रास उनसे वो ऊपर था, उसकी पावर्स ऊपर थी। यानी जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी वो उसके सबऑर्डिनेट आती थी। इस एक्ट में उसकी पावर्स को और बढ़ा दिया गया इन कंपैरिजन टू द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सेंट्रलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर 20 ईयर्स। तो जो ट्रेड मोनोपोली मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ब्रिटेन से सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में ट्रेड कर पाएगी, वो जो मोनोपोली थी वो इस एक्ट के द्वारा 20 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई थी। अब आप कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताइए कि ये जो मोनोपोली थी वो कब मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि मैंने ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में बताया था कि ये कब ये मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इट प्रोवाइडेड that the commander in chief was not to be the member of governor general's council unless he was so appointed। यानी जो एक रेस्ट्रिक्शन थी कि कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर ही होना चाहिए वो हटा दिया गया, और अगर वो अपॉइंट किया जाए तो अलग है, लेकिन ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन अब इस एक्ट के द्वारा नहीं था। मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द स्टाफ वर हैंसफोर्थ टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज। तो अब इंडियन रेवेन्यू से ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो सैलरीज थी, उनका जो स्टाफ था, उनकी जो सैलरीज थी वो अब इंडियन रेवेन्यू से पे की जाएंगी। और ये अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का एक पार्ट था। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब ये था कि जो भारत का पैसा था वो ब्रिटिश इंटरेस्ट में यूज किया जाए। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरीज इंडियन रेवेन्यू से पे करने की बात की गई, एक तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ का ही हिस्सा था। तो ये हुआ चार्टर एक्ट 1793। Then we study Charter Act of 1813. It abolished the trade monopoly of the company in India. Now Indian trade was now open to all British merchants, but the monopoly was maintained in tea and trade with China. So monopoly continued over these two items. तो जो ट्रेड मोनोपोली मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1793 में वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई थी। 1793 से 20 वर्ष बीत गए, 1813 आया। अब जो मोनोपोली थी वो अबॉलिश कर दी गई, लेकिन 2 चीज़ों में वो अबॉलिश नहीं हुई, वो थी टी और ट्रेड विद चाइना। अब जो इंडिया का ट्रेड था वो ब्रिटिश में जो बाकी मर्चेंट्स, ट्रेडर और कंपनीज थी उनके लिए भी ओपन हो गया था। अब वो भारत में आके ट्रेड कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं। इट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया टू प्रीच देयर रिलीजन। तो क्रिश्चियन मिशनरीज को भी ये परमिशन दे दी गई कि वो भारत में आए और अपने रिलीजन को यहाँ पर प्रीच कर सकते हैं। तो भारतीयों को अगर आप देखेंगे आगे मॉडर्न हिस्ट्री में, भारतीयों को ये बात पसंद नहीं आती है कि क्योंकि ब्रिटिशर्स ऑलरेडी ही उनके रिलीजन में इंटरफेरेंस धीरे धीरे कर रहे थे, और 1813 में क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ पर अपने रिलीजन को प्रीच करने की परमिशन देना
भारतीयों को ये लगा कि ब्रिटिशर्स ने ये तो हद पार कर दी और अब वो भारत के जो नेटिव्स का रिलीजन है उसको खत्म करना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं 1857 में जो रिवोल्ट होता है, कहीं ना कहीं ये बात भी इम्प्लिसिट तौर पर उसका एक रीजन होती है। इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग इनहैबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। तो यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन के प्रचार प्रसार की जो बात थी 1813 से ही स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स भारत में ही लोगों को वेस्टर्नाइज करना चाहते थे। वो एक ऐसा क्लास तैयार करना चाहते थे जो कि दिखने में तो भारतीय हो लेकिन उनका जो कल्चर हो, रहने का रंग ढंग हो, वो ब्रिटिशर्स का हो। इट ऑथराइज लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन एंड empowered them to punish people for not paying taxes। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन एक हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स को ये पावर दी जाती है कि वो पर्सन्स पर टैक्सेस इम्पोज करें और अगर कोई टैक्स पे नहीं कर रहा है तो वो उसे पनिश भी कर सकें। तो यहाँ पर ये पावर दी गई। अब 20 वर्ष और बीत जाते हैं, फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इट वॉज द फाइनल स्टेप टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। तो जो सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई थी 1773 एक्ट में, ये फाइनली उसका क्लाइमैक्स हमें देखने को मिलता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल को बनाया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब जो पावर्स थी वो पूरी तरीके से पूरी ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज की जो पावर थी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास दे दी गई और उसे अब बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया with all the civil and military powers. Thus, Act created for the first time Government of India having authority over British territories in India। तो पहली बार यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट को एनविसाज किया गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल thus was Lord William Bentinck। Lord William Bentinck, he was the first governor general of India। It deprived governor of Bombay and Madras of their legislative powers। The governor general of India was given exclusive legislative powers for the इंटायर ब्रिटिश इंडिया। तो जो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थी उनकी पावर्स ऑलरेडी ही कम थी और इस एक्ट के द्वारा उनकी पावर्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया इन द फील्ड ऑफ लॉ मेकिंग। अब उनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं थी और पूरे ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी के लिए लॉ मेकिंग पावर्स दे दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ही वॉज द सुप्रीम लॉ मेकर इन द इंडिया एंड ही वॉज मेड द सो बाई चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और उसके पास ही सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स भी थी। लॉज मेड अंडर प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड रेगुलेशंस व्हाइल लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वर कॉल्ड एक्ट्स। तो इससे पहले जो एक्ट्स बनाए गए थे उनके अंदर जो लॉ बनाए गए थे उनको रेगुलेशंस बोला जाता था, जबकि इस एक्ट के बाद जो लॉ बने उनको एक्ट्स बोला गया। इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी, इट बिकेम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर एक कमर्शियल बॉडी के तौर पर आई थी लेकिन उसने पॉलिटिकल फंक्शन स्टार्ट किए थे और 1833 एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमर्शियल बॉडी के तौर पर पहचान थी वो खत्म कर दी गई और इसे प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बताया गया। इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स। तो कंपनीज टेरिटरी को बता दिया गया कि वो ब्रिटिश क्राउन की ही टेरिटरीज हैं भारत में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्ट के तौर पर यहाँ पर उन्हें होल्ड कर रही है, बट एक्चुअल में वो टेरिटरीज हैं ब्रिटिश क्राउन की। चार्टर एक्ट ऑल्सो अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिविल सर्विसेज बट कुड नॉट हैपन बिकॉज ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पर एक ये प्रयास किया गया कि सिविल सर्विसेज जो है वो भारतीयों के लिए भी ओपन की जाए, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उन्हें ये बात पसंद नहीं आई और इसको अपोज किया गया और ये बात फाइनलाइज इस एक्ट के द्वारा नहीं हो पाई। तो ये 1833 एक्ट के बारे में ये बातें थी। हमने 1793 का एक्ट देखा, 1813 का एक्ट देखा और 1833 का एक्ट देखा। अब हम आगे धीरे धीरे इस सीरीज को और भी आगे ले जाएंगे, तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देखिएगा क्योंकि इसी में मैं सारे वीडियोस डालता रहूँगा और धीरे धीरे हम पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए व्हाट्सएप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में और सब्सक्राइब करिए चैनल जिससे कि आप सारे वीडियोस देख सकें। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी छोटा मोटा पेमेंट हमारे लिए बहुत ही
मोटिवेटिंग होगा। यूपीएससी धम्मा @UPI, यूपीएससी धम्मा @कोटक, इस पे आप सपोर्ट कर सकते हैं। इट विल वेलकम all the small payments which will give us. You can join Telegram channel. Just search Dhamma of UPSC in the app and join it. I've also given the link in the description box. You can join through that also. So we'll meet next time. Tab tak ke liye, bye.